हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम। तो अभी तक हम कर चुके हैं कंबस्शन क्या है। इसके अलावा हम ये जान चुके हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या फिर हम किसी जलते हुए व्यक्ति पे कंबल क्यों डालते हैं, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है, या फिर कहीं जब आग लग जाती है तो हम उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमने किया कि जो फ्लेम है, मतलब जो आग की लपट है, उसका जो अंदर का हिस्सा होता है वो कम गर्म होता है, जो उसके बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, और बाहरी हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ तक हम अभी कर चुके हैं। तो हमने अभी पिछले लेक्चर में किया था कि जो हमारी आग की फ्लेम है, उसका जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें सिर्फ वैक्स के वेपर है, और उसके अलावा जो बीच वाला हिस्सा है वो पार्शियली कंबस्टिबल, मतलब कोई भी चीज़ जब आधी जली होती है तो वो पीले रंग की होती है, और जो उसकी आउटर लेयर है, मतलब जब कोई चीज़ पूरी तरह से जल जाती है तो जो फ्लेम है उसका रंग नीला हो जाता है। तो चलिए अब हम करेंगे व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। क्या है फ्यूल? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि अक्सर जो हमारे घर में या फिर हमारी फैक्ट्रीज़ में जो हीट प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज हैं वो है लकड़ी। वो मेनली है हमारे पास, जी हाँ, वो मेनली है हमारे पास वुड मतलब लकड़ी, चारकोल यानी कोयला, पेट्रोल एंड कैरोसिन। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो हम लोग इन सब सब्सटेंसेस को फ्यूल्स कहते हैं। गुड फ्यूल इज़ द वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। तो सबसे अच्छा ईंधन वही होता है जो आसानी से मिल सके। इसके अलावा इट इज़ चीप, वो सस्ता हो। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और वो हवा में आसानी से, मतलब एक सही मात्रा में जलता रहे। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ताप मतलब गर्मी पैदा करे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। तो सबसे अच्छा फ्यूल वही है जो पीछे कुछ भी ना छोड़े और अच्छे से जलता हुआ खूब ज़्यादा मात्रा में जिसे बोलते हैं कि खूब ज़्यादा मात्रा में हीट दे। सो देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। और अगर हम देखें तो शायद ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे हम आइडियल फ्यूल का नाम दे पाएँ। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। तो अक्सर हम उस तरह का ईंधन चुनते हैं जो कि उस पर्टिकुलर काम के लिए जो हम करने जा रहे हैं उस काम की तकरीबन सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट। जो ये अलग अलग ईंधन है इनकी कीमत अलग अलग है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन द अदर्स। तो कुछ जो फ्यूल्स हैं वो दूसरे से सस्ते हैं। सो नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्यूल्स फेमिलियर टू यू। अब आप कुछ जो ईंधन है जो आप जिनके बारे में आप जानते हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएं। ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, और उनको आप सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल के तौर पे अलग करें। अब आपके पास है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है, यहाँ से ध्यान से देखिए, फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है कि कौन सा फ्यूल कम मात्रा में लगते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताप देता है। तो ये है। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग अ काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। मान लीजिए कि आपको जो आपका पानी है, एक ख़ास मात्रा, मान लीजिए 1 लीटर जो पानी है वो आपको गर्म करने के लिए बोला गया यूजिंग अ काउ डंग, मतलब जो गोबर के उपले बने होते हैं उनको प्रयोग करते हुए आपने गर्म करना है। फिर उसके बाद 1 ही लीटर पानी आपको कोयला प्रयोग करते हुए गर्म करना है, और 1 लीटर पानी आपको गैस को प्रयोग करते हुए गर्म करना है। विच फ्यूल डू यू प्रेफर? तो आप कौन सा जो फ्यूल है आप प्रेफर करोगे, मतलब कौन सा ईंधन आप यूज़ करना चाहोगे। गिव योर रीज़न। आप अपने रीज़न बताओ। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या ये जो तीनों हैं, क्या ये तीनों फ्यूल्स एक ही मात्रा में हीट पैदा करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. मतलब जब वो अमाउंट या वो मात्रा उस हीट एनर्जी की जो 1 किलो उस ईंधन को जलाने से, 1 किलो ईंधन के पूरा जलने से जो हीट पैदा होती है, उसकी मात्रा को हम लोग उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी. तो जो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसे हम किलो जूल पर केजी के हिसाब से नापते हैं. द कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4. तो अब यहाँ पे जो आपका अगले पेज में टेबल 6.4 है उसमें आपको कुछ चीज़ों की, कुछ ईंधनों की कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है. अब ये देखिए, काऊ डंग केक, मतलब यहाँ पे जो गोबर का उपला है वो 6000 to 8000 कैलोरी देता है किलो जूल पर केजी. वुड की 17,000 से 22,000 है. इसी तरह से कोल, पेट्रोल और बाकी सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है. अब इसके बाद है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. अब ये ध्यान से पढ़िए. इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. मतलब जितना भी हम जो फ्यूल हमारा बढ़ता जा रहा है, जितना हम ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा जलाते जा रहे हैं, तो उसका हमारे वातावरण पे हमेशा बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है. द कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स. तो जितने भी कार्बन के फ्यूल्स हैं उनकी वजह से अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स, उनकी वजह से बिना जले हुए जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो भी हवा में चले जाते हैं. दीज फाइन पार्टिकल्स आर द डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज एस्थमा. तो ये जितने भी कार्बन के बेस्ड जो पार्टिकल्स हैं जो हवा में फैल जाते हैं, ये डेंजरस पोल्यूटेंट्स, मतलब वो बहुत ख़तरनाक हैं और हवा को दूषित करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि दमे की बीमारी. तो अब इसके बाद है हमारे पास है फॉर सेंचुरीज मतलब हज़ारों सदियों तक वुड वॉज यूज एज डोमेस्टिक एज इंडस्ट्रियल फ्यूल. हज़ारों सालों तक जो लकड़ी है उसे ही घरेलू और फैक्ट्रीज़ में ईंधन के तौर पे प्रयोग किया जाता था. बट नाउ इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी. परंतु अब इसकी जगह कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले ली है. इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड एज फ्यूल. परंतु हमारे देश के बहुत से ग्रामीण गांव वाले इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी लकड़ी को ईंधन के तौर पे प्रयोग में लाते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिलती है और इसकी कीमत बहुत कम है. However, the burning of wood gives a lot of smoke which is very harmful for human beings. परंतु जब भी लकड़ी जलती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है जो कि हम इंसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. तो इसकी वजह से सांस की बीमारियां हो जाती हैं. ऑल्सो tree provide us with useful substances which are lost when wood is used as fuel. इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पेड़ हैं वो हमें बहुत सी फ़ायदे वाली चीज़ें देते हैं जो ख़त्म हो जाती हैं जबकि हम उस पेड़ को काट कर ईंधन के तौर पे प्रयोग में लाते हैं. मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज़ लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. इसके अलावा जो पेड़ है, पेड़ों के काटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ हैं वो हमारे जो जंगल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट. और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. एज़ यू लर्नड इन क्लास 7, जैसा कि आपने क्लास 7 में पहले से ही पढ़ा है. ये तो पहला नुकसान था उसका जो हमने अभी पढ़ा कि बर्निंग ऑफ जो फ्यूल है उसका पहला नुकसान है कि कार्बन मतलब ये जो फ्यूल्स हैं ये हमारी हवा को ख़राब कर रहे हैं. अब इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं.
इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इसके अलावा ये जो फ्यूल्स हैं, ये जो ईंधन है, जब ये जलते हैं तो इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब ये पूरी तरह से जल नहीं पाते और उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। तो ये जो गैस है बहुत ज़्यादा जहरीली है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। इसीलिए जो कोयला होता है उसे कभी भी बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। और क्यों ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए या कोयले को बंद कमरे में इसलिए नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उसके जलने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो पैदा होगी, और वो जो गैस है अगर कमरा बंद रहेगा, ताज़ी हवा नहीं आएगी, तो उस कमरे में सोते हुए लोगों की इस गैस की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। So that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. तो यही कारण है, इसी वजह से हमें जो है बंद कमरे में जिसमें जलता हुआ कोयला पड़ा हो अंगीठी में, तो उस कमरे में सोने से मना किया जाता है। अब हमारे पास है पार्ट 3। combustion of most fuels releases the combustion of most fuels releases the carbon dioxide in the environment। क्योंकि जितने भी ये ईंधन हैं जब ये जलते हैं तो इसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है। इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो जो जितना हम ज़्यादा ये ईंधन जलाते जाते हैं उसकी वजह से हवा में उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो इकट्ठी होती चली जाती है, और उसी की वजह से जो है हमारा ग्लोब मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ इज़ द राइज इन व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। अब हम ये ध्यान से देखते हैं। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसका मतलब है हमारी जो अर्थ है उसके वातावरण में गर्मी पैदा होना। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। अब ये जो गर्मी जब क्योंकि हमारा वातावरण गर्म होता जा रहा है तो उसकी वजह से जो हमारे ध्रुवों पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं। ग्लेशियर मतलब जो बर्फ़ है हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे वो पिघलती जा रही है, विच लीड टू द राइज इन सी लेवल। और क्योंकि वो पिघल रही है तो पानी ज़्यादा है, और पानी बढ़ने से जो हमारा सी लेवल है मतलब समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, एंड कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज़। तो इसकी वजह से जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है, या जिसे हम बोलते हैं फ्लड्स आ रहे हैं। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी हो सकता है कि जो हमारे लो लाइंग मतलब जो तटों के साथ निचले इलाके हैं हो सकता है कि वो हमेशा के लिए पानी में ही दब जाएं। अब इसके बाद हमारे पास है बर्निंग नंबर 4 पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब क्योंकि जो कोयला है या डीजल है जब ये जलता है तो इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिव एंड कोरोसिव गैस। तो ये जो गैस है ये सांस को दबाने वाली होती है और बहुत नुकसानदायक है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके अलावा जो पेट्रोल इंजन है जब ये इसमें जो पेट्रोल चलता है तो उसकी वजह से भी नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन है उसके गैसियस ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। तो ये जो सल्फर है और जो नाइट्रोजन है इसके ऑक्साइड्स जब भी हवा में इकट्ठे होते हैं तो जो रेन है उसके पानी में मिलकर ये एसिड्स बनाते हैं। सच अ रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। और जब ये वर्षा जब धरती पे गिरती है तो इसे हम एसिड रेन का नाम देते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग्स एंड सॉइल। तो ये जो एसिड रेन है ये हमारी फसलों के लिए, हमारी बिल्डिंग्स के लिए और हमारी मिट्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन क्लास 7। तो आपने इसके बारे में क्लास 7 में पढ़ा होगा।
The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas। तो मतलब जो डीजल है या पेट्रोल है जो हम गाड़ियों में प्रयोग करते हैं, इसकी जगह पे आजकल एक नई चीज़ का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है CNG, मतलब compressed natural gas, because CNG produces the harmful products in very small amount। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो CNG है वो जो ये नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत कम मात्रा में पैदा करती है। सो CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो इसी वजह से जो CNG है इसे एक साफ़ सुथरा फ्यूल माना जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अब कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।